प्रकाश गुस्से से अमांस और रितिका की तरफ देख रहा था, जो नीचे जमीन पर गिरे हुए थे, और आकाश ने जिस तरह से उन दोनों की धुलाई की थी, उन दोनों के चेहरे का हुलिया बिगड़ चुका था। समस्तिका भी चुपचाप अमांस की तरफ देख रही थी। वही आकाश समस्तिका का हाथ पकड़कर आगे की तरफ लेकर आया। समस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। अगले ही पल अब आकाश अमांस की तरफ बढ़ गया। उसने अमांस को गिरेबान से पकड़ा और उसके सामने लेकर आया। वो समस्तिका की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूँ एक आध थप्पड़ से तुम्हारी उन तकलीफों को दूर नहीं किया जा सकता जो तुमने इस घटिया इंसान की वजह से बर्दाश्त किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इस पर निकालो। करी इस इंसान ने तुम्हें जितनी तकलीफें दी हैं उन्हें ना नापा जा सकता है, ना तोला जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इसके कर्मों की कुछ सजा तो कम से कम इसे दो। समस्तिका ने अपना चेहरा ना में हिलाया और बोली, नहीं चौहान साहब, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अगर इसे इसके कर्मों की सजा दी तो इसके गुनाह कम हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहती इसके गुनाह कम हो। जब ये भगवान के पास जाए तो इसके गुनाहों की लंबी लिस्ट इसके साथ होनी चाहिए। आगाज वैंसी मुस्कुराया और बोला, लेकिन मैं भगवान तक जाने में बिलीव ही नहीं रखता। मैं सामने वालों के कर्मों की सजा और हिसाब उसी वक्त करने में बिलीव रखता हूँ। ये बोलकर उसने जोर से अमांस के चेहरे पर एक और पंच दे दिया। अमांस की दर्द से चीख निकल गई। वो पहले ही लगभग से अधमरी हालत में पहुंच गया था। वो हमेशा बात करता था कि वो आगाज को सबक सिखाएगा, उसे मजा सिखाएगा, लेकिन बात जब उसके सामने करने की आती तो अमांस नजरें उठाकर उसकी तरफ देख भी नहीं सकता था। उससे बराबरी करना तो दूर की बात। आगाज अब एक बार फिर से उसे समस्तिका के सामने लेकर आया और बोला, ठीक है, तुम इसे उन गुनाहों की सजा नहीं देना चाहती जो इसने तुम्हारे साथ किया, लेकिन जो इसने मॉम के साथ करना चाहा, उन गुनाहों की सजा तो उसे दे सकती हो ना। उसकी बात सुनकर समस्तिका के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। उसने अमांस को उन सब चीजों के लिए तो नजरअंदाज कर दिया था जो उसने इसके साथ की थी, लेकिन जो वो वैष्णवी जी के साथ करने जा रहा था, उन चीजों को वो बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। गुस्से से कांपते हुए वो अमांस के बिल्कुल करीब आई और अगले ही पल उसने अमांस के गाल पर जोर से अपना हाथ उठा दिया। अमांस एकदम से कांप उठा। वैष्णवी जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उनकी परी कितनी मासूम थी, जो अपने लिए लड़ना नहीं जानती थी, लेकिन अपनों के लिए वो लड़ भी सकती थी और हर लड़ाई जीत भी सकती थी। समस्तिका ने एक बार अमांस पर हाथ उठाया और अगले ही पल वो रुक गई। वो गहरी गहरी सांस लेने लगी थी। उसकी आंखों के सामने वो सारे पल चल रहे थे जब जब वो अमांस के सामने गिड़गिड़ाई थी, ये बोलकर उसके सामने रोई थी कि वो उसे अपना ले, वो प्रेग्नेंट है, वो उस बच्चे को खोना नहीं चाहती, वो अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती है। क्या कुछ नहीं किया था उसने अमांस को मनाने के लिए, लेकिन अमांस ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वो अमांस के पैरों तक में झुकी थी और उस वक्त दिव्या भी अमांस के साथ थी, और उन दोनों ने ना सिर्फ शमस्तिका को टॉर्चर किया, बल्कि उसे पागल खाने भिजवा दिया था। वो सब याद करते हुए अब समस्तिका और भी ज्यादा गुस्से से कांपने लगी, और अगले ही पल उसने अमांस को अपने दोनों हाथों से मारना शुरू कर दिया। उसके अंदर बहुत गुस्सा दबा हुआ था, जो अब बाहर निकल रहा था। उसके हाथ एक पल के लिए भी नहीं रुक रहे थे। वो कभी दाएं तरफ से अमांस को मारती तो कभी बाएं तरफ से। अमांस लड़खड़ाकर पीछे की तरफ हो जाता तो आकाश उसे पीछे गिरीबान से पकड़कर एक बार फिर से समस्तिका के सामने कर देता। समस्तिका जिस तरह से अमांस को मार रही थी, आगाज के चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब सुकून नजर आ रहा था। वो चाहता था कि उसकी समस्तिका, उसकी परी अमांस को सजा दे। इसलिए तो आज तक कभी उसने अमांस के कर्मों का हिसाब नहीं किया, और आज सच में उसकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी, क्योंकि समस्तिका अमांस को सजा दे रही थी। समस्तिका रोती हुई बोली, बहुत घटिया इंसान हो तुम अमांस चौहान, बहुत घटिया इंसान। लड़कियों के जिस्म के साथ खेलना, उन्हें बर्बाद करना तुम्हारा पेशा है, पेशा। तुम जैसे लोगों को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। पता नहीं आज तक कितनी लड़कियों की जिंदगी तुमने बर्बाद की है अमाज चौहान। आगाज चौहान की पहचान लेकर तुम जिंदा रहने के लायक नहीं हो।
मन तो करता है मैं तुम्हारी जान ले लूं। ये बोलते हुए वो लगभग से चिल्लाए जा रही थी। उसकी फ्रस्ट्रेशन, उसका गुस्सा बाहर आते हुए देख मुस्कान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी और वैष्णवी जी भी समस्तिका को देखकर बस इस सुकून को महसूस कर रही थी कि आज चौहान मेंशन में जो भी हुआ है वो एक न्याय है, अन्याय नहीं। रितिका तो नीचे जमीन पर गिरी हुई थी। वो एक बार फिर से अमांस और उन लोगों के बीच में आकर अपना मुंह लाल नहीं करवाना चाहती थी, इसलिए वो चुपचाप जमीन पर ही बैठ गई। समस्तिका ने थप्पड़ मार मार कर अमांस का चेहरा एकदम नीला कर दिया था। अमांस दर्द से चिल्लाए जा रहा था और आगाज के हाथों से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आगाज ने भी उसे कसकर पकड़ा हुआ था। अमांस को देखते हुए एक बार फिर से बोली, मैं नफरत करती हूँ तुमसे अमांस चौहान, बेहिसाब नफरत, क्योंकि तुम इंसान नहीं हो। तुम इंसान के रूप में दरिंदे हो, दरिंदे, एक भेड़िया जो मासूम लोगों का शिकार करता है। इतनी नफरत है मुझे तुमसे कि मैं तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त भी नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ चौहान साहब के साथ रहने के लिए मैंने तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्दाश्त किया। उस वक्त भी तुमने मुझे चैन से नहीं रहने दिया, कितना परेशान किया मुझे। तुम बहुत घटिया इंसान हो, बहुत गिरे हुए। अमान चौहान, बहुत नफरत है मुझे तुमसे। ये बोलते हुए अब उसके हाथ बुरी तरह से कांपने लगे थे। आंसू से उसका चेहरा पूरा भर चुका था और अमांस की हालत तो हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अब चिल्ला भी नहीं पा रहा था। अमांस अब तक उसकी मार को बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अब आखिर वो आकाश के हाथों से छूटा और नीचे जमीन पर गिर गया। समस्तिका के खुद के हाथ दर्द होने लगे थे। आकाश ने जोर का पंच अमांस के मुंह पर मारा और फिर समस्तिका की तरफ आया। उसने समस्तिका के दोनों हाथों को अपने हाथों में कसकर थाम लिया। समस्तिका की आंखों से आंसू बेहिसाब बरस रहे थे। आगाज ने उसके हाथों को बड़े ही प्यार से छूमा और बोला, मुझे माफ कर दो परी, मेरी वजह से तुम्हारे हाथों को। सुमस्तिका उसकी बात बीच में काट कर बोली, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है जहां साहब, आपकी वजह से तो मेरे दिल के अंदर का वो गुब्बार बाहर निकाला है, जो पता नहीं मैंने कब से दबा रखा था। आप नहीं जानते इस घटिया इंसान को कितना टॉर्चर किया है मुझे इस इंसान ने। जब मैं पहले चौहान मेंशन रहती थी तब भी इसने मुझे सुकून से नहीं जीने दिया। हर रोज मुझे परेशान करता था ये और इसकी बीवी, दोनों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। मन तो करता था कि अपनी जिंदगी खत्म कर लूं, लेकिन आस्तिक के लिए जीना चाहती थी मैं। अगर आपसे प्यार नहीं हुआ होता या फिर आस्तिक मेरी जिंदगी में नहीं होता तो शायद मैं खुद को खत्म कर चुकी होती चौहान साहब। अभी वो बोल ही रही थी कि आकाश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और बोला, खबरदार अगर इस तरह की बात भी की तो। ये बोलते हुए उसका चेहरा समस्तिका के चेहरे पर झुक चुका था। अगले ही पल उसने समस्तिका को कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और अपने सीने से लगा लिया। इस वक्त उन दोनों के दिल ही तेजी से धड़क रहे थे। वही वैष्णवी जी तरस भरी नजरों से अमांस की तरफ देखते हुए बोली, तरस आ रहा है मुझे तुम दोनों पर। तुम दोनों सच में इंसान के नाम पर दरिंदे हो, दरिंदे, और तुम दोनों की सजा यही है। उनकी बात सुनकर आगाज ने एक गहरी सांस लेकर समस्तिका को खुद से अलग किया और फिर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोला, नहीं मॉम, इनकी सजा सिर्फ यही नहीं है, इनकी सजा तो अभी बाकी है। उसकी बात सुनकर अमाज, जो अधमरी हालत में था, उसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलकर आगाज की तरफ देखा। वही रितिका भी हैरानी से आगाज को ही देख रही थी। अमांस और रितिका दोनों हैरानी से आगाज की तरफ देख रहे थे, जो उन्हें सजा देने की बात कर रहा था। वैष्णवी और स्वस्तिका की नजर भी आगाज पर ही टिकी थी। वो भी जानना चाहती थी कि आगाज अब अमांस और रितिका को कौन सी सजा देना चाहता है। तभी दरवाजे पर कदमों की आहट हुई। सबकी नजर एक साथ दरवाजे की तरफ गई तो वहां पर इंस्पेक्टर के साथ साथ उनकी टीम अंदर की तरफ आ रही थी। मुस्कान इस सब बारे में पहले से ही जानती थी। उसी वक्त गिरिराज जी सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ आए। पुलिस आकर हॉल में खड़ी हुई और इंस्पेक्टर गिरिराज जी की तरफ देखते हुए बोला, आपने हमें बुलाया मिस्टर चौहान। गिरिराज जी ने अमांस और रितिका की तरफ देखते हुए कहा, बाकी सारी चीज मैंने आपको फोन पर बता दी है, अब बस आप इन दोनों को अरेस्ट कर लीजिए।
इंस्पेक्टर ने अपना सिर झुकाया और बोला, जैसा आप कहे। ये बोलकर उन्होंने अपनी टीम को इशारा किया तो उनकी टीम तुरंत अमांस और रितिका को अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ी। आगाज के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी क्योंकि उसने पहले गिरिराज जी से बात की थी। वो चाहता था कि गिरिराज जी ही उसे बताए कि उसे अमांस और रितिका को अरेस्ट करवाना चाहिए या नहीं, क्योंकि कहीं न कहीं अमांस का गिरिराज जी से जो रिश्ता था वो काफी गहरा था। ऐसे में अगर वो बिना उनसे पूछे कुछ भी करता तो गिरिराज जी को तकलीफ हो सकती थी। लेकिन गिरिराज जी ने तुरंत उसे कह दिया था कि वो खून के रिश्तों से ज्यादा दिल के रिश्ते को अहमियत देते हैं और उनके लिए सबसे बड़ी बात इंसानियत है। जो इंसान अच्छा नहीं वो किसी के रिश्ते के लायक नहीं, किसी तरह के लायक नहीं। अमांस को लगभग से घसीटते हुए उसके पैरों पर खड़ा किया गया। रितिका चिल्लाते हुए बोली, लेकिन मेरी क्या गलती है? माना अमांस ने बहुत कुछ किया लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। मुस्कान मुस्कुराई और बोली, अभी जो तुम आंटी जी की जुबान काटने की बात कर रही थी ना, वो सब मैंने फोन में रिकॉर्ड किया है। और रही बात तुम्हारे गुनाहों की, तो जब जब तुमने परी पर अटैक करने की कोशिश की है, वो सारी चीजें विद प्रूफ पुलिस के पास पहुंच गई हैं। अब भी तुम जानना चाहती हो क्या तुमने कौन से गुनाह किए हैं और कौन से नहीं? रितिका हैरानी से मुस्कान की तरफ देख रही थी, जिसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ फोन पुलिस को हैंड ओवर कर दिया था ताकि वो उस वीडियो को उसके फोन से ले सके, जिसमें उसने अभी अभी रितिका की बेरहमी रिकॉर्ड की थी। वहीं दूसरी तरफ परी की आंखों में हल्की नमी थी। वो रितिका के पास आई और बोली, बाकी सब गुनाह तो छोड़ो, तुम्हारा एक सबसे बड़ा गुनाह जो तुमने अपने ही बच्चे को खुद से खत्म कर दिया। वो बच्चा जो अभी इस दुनिया में आया ही नहीं था, तुमने उसके इस दुनिया में आने से पहले ही उसे विदा कर दिया, और वो भी इतनी बेरहमी से। तुम जैसी लड़कियां माँ बनने के लायक ही नहीं होती, लेकिन फिर भी भगवान ने तुम्हें एक वरदान दिया और तुमने उस वरदान को श्राप बना दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें रितिका, शर्म आनी चाहिए। उसकी बात सुनते हुए रितिका का चेहरा गुस्से से कांप रहा था। उसने अपने हाथों से अपने बच्चे की जान ली थी, खुद जाकर अपना एबॉर्शन करवाया, वो भी उस हालत में जिस हालत में एबॉर्शन करवाना बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। पर उसने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी जान की परवाह तक नहीं की। इंस्पेक्टर शमस्तिका की तरफ देखते हुए बोले, आप फिक्र मत कीजिए मिसेस जॉन, इन्होंने जो कुछ भी किया है इनके कर्मों की सजा अब इन्हें कानून देगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर शमस्तिका बस फीका सा मुस्कुराई। वो चाहती तो नहीं थी कि किसी को कोई तकलीफ मिले, लेकिन अमांस और रितिका दोनों ने इंसानियत की हर हद पार कर दी थी, जिसके लिए उन दोनों को सजा मिलना जरूरी था। आगाज के एक इशारे पर इंस्पेक्टर लगभग सही घसीटते हुए उन दोनों को वहां से लेकर गए और उनके जाते ही जैसे चौहान मैंसन में से सारी बुराइयां, सारी निगेटिविटी एक साथ बाहर चली गई। गिरिराज जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों से आंसुओं की दो बूंदें टपक गई। समस्तिका तुरंत उनके पास आई और उनके सीने से लग गई। वो धीमे से बोली, मैं जानती हूँ दादाजी, आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी। कहीं न कहीं आपकी इस तकलीफ की जिम्मेदार मैं भी। उसकी बात पूरी होती उससे पहले गिरिराज जी ने उसे खुद से हल्का सा अलग किया और बोले, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा इन सब में कोई कसूर नहीं है परी बेटा। उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो किया उनकी सजा तो उन्हें बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी। हमें तो खुद पर ही शर्मिंदगी हो रही है कि हमने इतना वक्त लगा दिया, इतने वक्त से हम तुम्हें इंसाफ नहीं दिला पा रहे थे। सुमस्तिका की आंखों से आंसू बहने लगे। गिरिराज जी उसके सिर पर अपना हाथ रखकर बोले, तुम सही होकर वापस इस घर में आ गई। इस घर के वारिस, इस घर के चश्मे चिराग इस घर को मिल गए हैं। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए। अब हम बस इस दुनिया से विदा। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही समस्तिका गुस्से से बोली, खबरदार अगर आपने ऐसा वैसा कुछ कहा तो दादाजी, अभी तो सारी तकलीफें इस घर से गई है। अब तो मुश्किल से मुझे वक्त मिला है कि मैं अपने दादाजी को परेशान करूं, उन्हें मजा चखाऊं, और मैं आस्तिक और आसिक को अकेले क्यों संभालूं? आपको भी तो पता चलना चाहिए ना कि छोटे बच्चे कितना परेशान करते हैं। गिरिराज जी हंसे और बोले, बिल्कुल वैसे जैसे तुम हमें बचपन में परेशान किया करती थी। तुम और तुम्हारे ये नमूना हमारा जीना हराम कर देते थे।
इतनी लड़ाइयाँ करते थे और हर बात पर हमारे पास आकर एक दूसरे की शिकायत करते थे। लेकिन अब आपस में सुलह हो जाती तो हमारे पास आते भी नहीं थे। ये तो वो बात हो गई लड़ाई पूरी दुनिया के सामने और प्यार सिर्फ अकेले-अकेले में। उनकी बात सुनकर सुमस्तिका का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। वही आकाश की गहरी नजरें अपनी परी पर थी और वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। आज सच में इसे काफी रिलैक्स फील हो रहा था। बेशक से समस्तिका के लिए चौहान मैंसन की सारी तकलीफें दूर हो गई थी, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था। अभी रजत मल्होत्रा का किस्सा बाकी था और साथ ही साथ बेशक से आकाश ने अमांस को पुलिस के हवाले कर दिया था, लेकिन उनकी सजा सिर्फ और सिर्फ कानून नहीं तय करने वाला था, बल्कि उसकी सजा खुद आगाज उसे देने वाला था। लेकिन ये बात वो किसी को बताने नहीं वाला था और उसने सोच लिया था कि वो अमांस को क्या सजा देगा। वैष्णवी जी समस्तिका के पास आई और बोली, इतने लंबे सफर से तुम थक गई होगी, अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो। जाओ आकाश, अब थोड़ी देर समस्तिका को उसके कमरे में ले जाओ। आस्तिक भी स्कूल से आने वाला होगा, आते ही वो तुम्हें बहुत परेशान करेगा समस्तिका। बहुत शिकायतें हैं उसकी जो तुम्हें अब दूर करनी होगी। समस्तिका उनकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आशी कहाँ है? वैष्णवी जी झट से बोली, वैसे तो सो रही है अभी, लेकिन मैं मुस्कान के साथ उसे भेजती हूँ। तुम जाओ अपने कमरे में, एक बार उससे मिलोगी तो तुम्हें भी अच्छा लगेगा। समस्तिका ने अपना सिर हाँ में हिलाया। मुस्कान अब आशी को लेने के लिए वैष्णवी जी के कमरे की तरफ बढ़ गई। आकाश समस्तिका को लेकर अपने रूम में आया और उसे गहरी नजरों से देखने लगा। समस्तिका अभी आगे की तरफ बढ़ ही रही थी कि आकाश ने अचानक से उसका हाथ थाम कर उसे अपनी बाहों में कस लिया। समस्तिका ने चौंकते हुए उसकी तरफ देखा और आकाश ने अब उसके गाल पर अपना हाथ रख लिया। वो उसे बड़ी ही प्यार भरी नजरों से देख रहा था। अमांस और रितिका दोनों को पुलिस हिरासत में लेकर वहां से जा चुकी थी। उनका किस्सा अब खत्म हो चुका था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ समस्तिका और बाकी सब लोगों के लिए, जबकि आकाश के लिए अभी भी उनका किस्सा जारी था। जब तक वो उन्हें अपने हाथों से सजा नहीं दे देता, दीपिका और अमांस दोनों के लिए ही उसने सजा सोच रखी थी। बस उन्हें उस सजा से रूबरू करवाना बाकी था। लेकिन पहले वो अपनी परी के साथ उसके कमरे में आया। समस्तिका ने उसे दरवाजा बंद करते हुए देखा तो हैरान हुई। अगले ही पल आकाश ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और अपना चेहरा उसके चेहरे पर झुका लिया। समस्तिका जल्दी से बोली, क्या कर रहे आप चौहान साहब? अभी माँ आशिक को हमारे पास भेज रही है, मुझे उससे मिलना है। और आप है कि उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही आकाश ने पूछा, आप है कि क्या? ऐसा भी क्या कर रहा हूँ? कुछ भी तो नहीं, सिर्फ अपनी बीवी को निहार रहा हूँ। समस्तिका उसकी बात सुनकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए बोली, रहने दीजिए, मुझे पता है आपके इरादे क्या है। आकाश उसकी कमर पर रखा हुआ अपना हाथ उसकी पीठ पर लेकर जाते हुए बोला, अच्छा इतनी अच्छी तरह से जानती हो तुम मुझे, तो बताओ क्या है मेरे इरादे? समस्तिका मुस्कुराते हुए बोली, छोड़िए मुझे, मुझे पहले फ्रेश होना है, तब तक आंसी आ जाएगी। ये बोलकर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाने लगी, लेकिन आगाज ने उसका हाथ पकड़कर उसे झट से रोक लिया और वापस अपनी तरफ खींच लिया। स्वस्तिका की सांसें गहरी होने लगी थी, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। आगाज की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे और अपने गर्दन पर महसूस हो रही थी। उसने तुरंत आगाज के सीने पर अपना हाथ रखा और गहरी गहरी सांसें लेती हुई बोली, कोई कोई आ जाएगा चौहान साहब। आगाज उसकी गर्दन सुनते हुए बोला, अपनी ही बीवी को प्यार करने में कैसा डर? कोई आता है तो आ जाए, अगार चौहान डरता है क्या किसी से? समस्तिका और भी ज्यादा गहरी आवाज में बोली, डरते डरते नहीं आप, लेकिन शर्म तो कीजिए ना। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक उसने अपनी गर्दन हल्की सी ऊपर की तरफ उठाई और सिसकियां लेने लगी, क्योंकि आकाश उसे उसके क्लीवेज पर चूमने लगा था। उसका हाथ अब समस्तिका के अंदर जाने लगा था। समस्तिका सिहरने लगी थी, लेकिन अचानक ही दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनाई दी, तो उसने एक झटके से आगाज को खुद से दूर किया और बोली, पागल कहने की कुछ भी करते हैं आप चौहान साहब, ना वक्त देखते हैं न जगह।
ये बोलकर वो जल्दी से खुद को संभालते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आकाश उसकी हालत देखकर मुस्कुराया। जब उसने समस्तिका को किस करना शुरू किया तो वो कैसे मदहोश होने लगी थी और दरवाजा नॉक होने की आवाज सुनकर ही कैसे वो एकदम से होश में आई। समस्तिका ने जब दरवाजा खोला तो सामने मुस्कान खड़ी थी, जिसकी गोद में आरसी थी। समस्तिका ने आरसी को अपने हाथों में लिया। मुस्कान उसे दूध की बोतल पकड़ाती हुई बोली, अभी फिलहाल तुम इसे ठीक नहीं करवा सकती, तो मैं ये दूध की बोतल ले आई। समस्तिका हल्का सा मुस्कुराई। वो आरसी को लेकर अंदर आ गई और आकर बिस्तर पर बैठ गई। आकाश आकर उसके सामने लेट गया। समस्तिका चोर नजरों से उसे देखते हुए आरसी को दूध पिला रही थी। तभी अचानक ही आरसी रोने लगी तो समस्तिका ने उसे चुप कराने के लिए अपने कंधों से लगाया, लेकिन आरसी चुप हो ही नहीं रही थी। आकाश आगे की तरफ आया और आरसी को अपनी गोद में लेते हुए बोला, तुम्हें इतना समझ में नहीं आता है क्या? मेरी प्रिंसेस को मेरी गोद में आना है, इसलिए वो रोए जा रही है। वो अपनी मम्मा से तो मिली लेकिन अपने डैड से नहीं मिली, इसलिए उसे रोना आ रहा है। ये बोलते हुए वो वापस बिस्तर पर लेट गया और उसने आरसी को अपने सीने पर लिटा लिया। जैसे ही आरसी उसके सीने पर लेटी उसका रोना बंद होने लगा। सिमस्तिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वो उसके बच्चे भी जैसे आकाश के मुरीद थे। आरसी ने अपने नाजुक से हाथ आकाश के सीने रखे हुए थे और आ की आवाज निकाल रही थी। आकाश बड़े ही प्यार से इसकी तरफ देखते हुए बोला, हाँ तुमने डैडा को मिस किया? कितना मिस किया तुमने डैडा को? उसके सवाल का जवाब आसिफ क्या ही देती, इसलिए वो खुद से ही बोला, बहुत सारा मिस किया तुमने डैडा को। अच्छा, डैडा को बिल्कुल मिस नहीं किया, वेरी गुड। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका मुस्कुरा रही थी। आकाश एक बार फिर से बोला, तुम्हारी मम्मा को मिस करने की जरूरत भी नहीं थी, उनके पास मैं जो था मैंने उन्हें बहुत सारा प्यार किया। तुम्हें पता है उन्हें भी तुम्हारी याद बिल्कुल नहीं आई, उन्होंने एक बार भी तुम्हारा नाम नहीं लिया। वो बस मुझसे प्यार कर रही थी, कभी आकर मुझे किस करती तो कभी मेरे सीने से लग जाती। उसकी बातें सुनकर शम्सतिका ने जल्दी से उसके कंधे पर मारा और बोली, क्या कर रहे आप? बच्चे के सामने कैसी बातें कर रहे हैं? आकाश ने उसे घूर कर देखा और बोला, तो क्या हुआ? उसे कौन सा कुछ समझ आ रहा है? समस्तिका जल्दी से बोली, बच्चों को सब समझ में आता है, ज्यादा चालाक मत बनिए आप, और वैसे भी ये आपके बच्चे हैं, इनका दिमाग तो आपकी तरह चलता होगा। उसकी बात सुनकर आकाश मुस्कुराया। उसने अगले ही पल सुमस्तिका का हाथ पकड़कर उसे अपने ऊपर खींच लिया। तो अब सुमस्तिका भी उसके सीने के पास जाकर गिरी। आकाश उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, ये मेरी तरह चालाकी नहीं बल्कि तुम्हारी तरह मासूम बनेगी, बिल्कुल मेरी परी की तरह, एकदम नादान। सुमस्तिका जल्दी से बोली, बिल्कुल भी नहीं, मुझे अपने दोनों बच्चों को अपने जैसा बिल्कुल भी नहीं बनाना चौहान साहब। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल आपकी परछाई बने, बिल्कुल आपके जैसे, जिनका लोग बिल्कुल भी फायदा ना उठा पाए। अगर ये मेरे जैसे बन गए तो बस पूरी जिंदगी रोते रह जाएंगे, ना अपने लिए लड़ पाएंगे ना अपने लिए खड़े हो पाएंगे। लेकिन अगर ये आप जैसे बने तो इनके अंदर हिम्मत होगी दुनिया से लड़ने की। आकाश तुरंत बोला, तुम बिल्कुल गलत हो, अगर ये तुम पर गए तो उनकी हिम्मत और भी ज्यादा होगी। तुम्हें पता है तुम्हारे साथ जो हुआ ना, अगर इस जगह पर मैं होता तो शायद मैं भी टूट जाता, लेकिन मेरी परी पत्थर सी सख्त रही। तुमने जितना लोगों का सामना किया है, जितना खुद को बचाने के लिए लोगों से लड़ी हो, उसके लिए सच में बहुत हिम्मत चाहिए। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका की आंखों से आंसू बरसने लगे थे। आकाश ने अब आसी की तरफ देखा और बोला, सॉरी प्रिंसेस, फिलहाल आपके डैडा को आपकी मॉम को संभालना है, इसलिए थोड़ी सी इजाजत दीजिए। ये बोलकर उसने आसी को बिस्तर पर लेटा दिया और खुद समस्तिका के ऊपर झुक गया। अब एक तरफ आसी बिस्तर पर लेटी हुई थी और दूसरी तरफ समस्तिका और समस्तिका के ऊपर झुका हुआ आकाश। उसने समस्तिका का चेहरा अपने हाथों में थामा और अपने अंगूठे से उसकी आंसू को साफ किया और बोला, तुमने अपनी लाइफ में बेशक से जो कुछ मर्जी देखा हो परी, लेकिन आई प्रॉमिस अब से तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां होगी, कोई भी तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं दे पाएगा। ये आगाज चौहान पूरी जिंदगी तुम्हें
बेहिसाब बेइंतहा प्यार करेगा। उसकी बात सुनकर शमस्तिका अपनी नमी भरी आंखों से उसे देख रही थी। आगाज ने उसके माथे पर झुककर बड़े ही प्यार से उसे चूम लिया और बोला, अगर जरूरत पड़ी तो सबके सामने भी तुम्हें बहुत सारा प्यार करूंगा, फिर बेशक से तुम मुझे बेशर्मी क्यों न कह देना। उसकी बात सुनकर रोते रोते भी शमस्तिका हंसने लगी थी। उसने भी आगाज का चेहरा अपने हाथों में थाम लिया और उसे प्यार से चूमने लगी। आगाज हैरानी से बोला, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? बच्चों के सामने कैसी हरकत कर रही हो? समस्तिका एक बार फिर से हंसने लगी। आगाज तुरंत बोला, मैं ना तुम्हारी प्लानिंग बहुत अच्छी तरह से समझ रहा हूँ। मैं अपने प्रिंसेस के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था, तो तुम्हें जलन हो रही थी, इसलिए तुमने मुझे अपनी बातों में फंसा लिया ना, ताकि मैं तुम्हारे करीब आऊं और तुम्हें पैम्पर करने लगूं। बेचारी मेरी प्रिंसेस बस मुझे देखती ही रह जाए। सुमित्रा का मुंह बनाती हुई बोली, हाँ हाँ, ज्यादा सुनाने की जरूरत नहीं है। जाइए जाइए, अपनी प्रिंसेस के पास ही जाइए। पहले बचपन में तो आपकी प्रिंसेस मैं थी, लेकिन अब तो आपकी प्रिंसेस भी कोई और हो गई है। ये बोलते हुए उसने आगाज को खुद के ऊपर से हटा दिया। आगाज बिल्कुल उसके बगल में लेट गया था। अगले ही पल उसने सिमस्तिका को कसकर पकड़ते हुए अपने ऊपर घुमा लिया और बोला, क्योंकि अब तुम मेरी प्रिंसेस नहीं, मेरी क्वीन हो। इस किंग की क्वीन, आगाज चौहान की बीवी समस्तिका आगाज चौहान। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका के चेहरे की मुस्कुराहट और भी ज्यादा लंबी हो गई थी। जैसे एक टमाटर लाल लाल होता है, वैसे उसका चेहरा भी लाल लाल हो चुका था। आगाज ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया। तभी अचानक से आसी एक बार फिर से रोने लगी, जैसे सच में उसे जलन हो रही हो कि समस्तिका आगाज के सीने से क्यों लगी हुई है। वहां पर तो उसे होना चाहिए था। आकाश ने जल्दी से आकर आसी को अपने सीने से लगा लिया और समस्तिका मुस्कुराते हुए उन दोनों की तरफ देखने लगी। वो बिस्तर से उठी और बोली, आप अपनी आसी को संभालिए, तब तक मैं फ्रेश होकर आती हूँ। आकाश तुरंत बोला, मुझे तो लगा था कि बच्चे बड़े क्यूट होते हैं, लेकिन अब समझ में आ रहा है ये तो कबाब में हड्डी भी बनते हैं। अगर आसी यहाँ हमारे रूम में नहीं होती तो अब मैं भी तुम्हारे साथ वॉशरूम में जाता और फिर वॉशरूम में हम दोनों। उसकी बात सुनते हुए समस्तिका ने उसे घूर कर देखा और बोली, बस बस चुप हो जाइए, अपने ख्याली गुलाब को यहीं पर लगाम दीजिए और चुपचाप बच्चों को संभालिए। ये बोलकर वो वॉशरूम में चली गई। वहीं दूसरी तरफ आगाज के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट तैर गई। वो जल्दी से आसी को लेकर नीचे हॉल में आया और उसे वैष्णवी जी को सौंप कर जल्दी से वापस अपने रूम में आ गया। उसने वॉशरूम की तरफ देखा और राहत की एक सांस ली। समस्तिका अभी भी वॉशरूम में है, ये सोचकर ये उसे सुकून मिल रहा था। और अब वो भी वॉशरूम में आया। समस्तिका शावर के नीचे खड़ी हल्का हल्का अपने बदन को छू रही थी कि तभी उसकी नजर दरवाजे पर गई, जो बाहर की तरफ से खुला और अब आकाश अंदर आया। समस्तिका एकदम चौंक गई। समस्तिका वॉशरूम में शावर ले रही थी, तभी अचानक से वॉशरूम का दरवाजा खुला और आकाश अंदर की तरफ आया। आकाश को वहां पर देखकर वो हैरान रह गई। वो आसी को आकाश के साथ छोड़कर आई थी और उसे लग रहा था कि आकाश आसी का ख्याल रखेगा, लेकिन वो तो उसे नीचे उसकी दादी के पास छोड़कर खुद ऊपर वॉशरूम में आ गया था। वो अब समस्तिका के सामने आकर खड़ा हुआ तो समस्तिका उसकी तरफ देखती हुई बोली, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं चौहान साहब? और आसी आसी कहाँ है? आगाज हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, अपनी दादी के साथ। तुम उसकी फिक्र करना छोड़ो, वो अपनी दादी के साथ अच्छे से एंजॉय कर रही है। तुम मुझे बस अपने साथ एंजॉय करने दो। उसकी बात सुनकर शमस्तिका ने तुरंत उसके कंधे पर अपना हाथ मारा और बोली, बिल्कुल भी नहीं। आप पागल हो गए क्या चौहान साहब? आपने एक बार भी नहीं सोचा कि जिस तरह से आप आसी को माँ के पास छोड़कर आ रहे हैं, उन्हें कैसा लगेगा? वो क्या सोचेंगी हमारे बारे में कि हम कितने लापरवाह माँ बाप हैं। इतने दिनों बाद अपने बच्चों के पास आए और उन्हें ऐसे 10-15 मिनट अपने पास रखकर वापस माँ के पास छोड़ा है। आगाज जल्दी से बोला, अगर मैं आसी को माँ के पास नहीं छोड़कर आता तो फिर हम आसी के भाई बहन इस दुनिया में कैसे लाएंगे? समस्तिका हैरानी से बोली, क्या? आगाज जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाकर बोला, मैं तो सोच रहा था कि आसी जब तक 1 साल की हो तब तक हम अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर दे।
लेकिन अब उसमें तो काफी देरी हो चुकी है, इसलिए ये चीज तो पॉसिबल नहीं हो सकती। लेकिन हमें और देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी से अपना दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च कर देना चाहिए और फिर उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद चौथा, फिर उसके बाद पांचवा। अभी वो बोल ही रहा था कि सुमस्तिका ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया और बोली, चुप चुप हो जाइए चौहान साहब, क्या बोले जा रहे हैं आप? बच्चे पैदा करने हैं या फिर कोई सूट साड़ी सिलवाना है जो हर महीने हम सिलवाते रहेंगे? बच्चों को आप अपनी डिश समझ रहे हैं क्या? एक महीने एक की और दूसरे महीने दूसरी, तीसरे महीने तीसरी। आगाज मस्तिका के कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचकर अपने होठों से उसका हाथ हटाते हुए बोला, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? सारी मेहनत तो मैं कर रहा हूँ ना। समस्तिका हैरानी से बोली, आप मेहनत कर रहे हैं का क्या मतलब है? मेरा कुछ नहीं जाएगा क्या? आप तो सिर्फ 5 मिनट का योगदान देकर चले जाएंगे, लेकिन उन्हें 9 महीने संभालूंगी मैं तो अपने ही पेट में ना। और अब हमारे 2 बच्चे हैं तो सही है, और बच्चों का हमने क्या करना है? मुझे नहीं चाहिए और बच्चे, मैं अपने इन 2 बच्चों में खुश हूँ। आगाज जल्दी से बोला, लेकिन मुझे तो कम से कम 20-25 बच्चे चाहिए। उसकी बात सुनते ही सुमस्तिका की आंखों की पुतलियां जैसे बाहर आने को हो गई। उसे बस हार्ट अटैक नहीं आया, लेकिन आगाज ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। सुमस्तिका जल्दी से बोली, आपने मेरी बीमारी का तो इलाज करा दिया, अब मुझे लगता है मुझे मेंटल हॉस्पिटल कांटेक्ट करना पड़ेगा आपके इलाज के लिए। बट डोंट वरी जहां साहब, मैं आपका इलाज अच्छे से कराऊंगी। आगाज ने उसे घूर कर देखा तो समस्तिका एक बार फिर से बोली, आप अब यहाँ से जाने का क्या लेंगे? आगाज मुस्कुराते हुए बोला, क्या दे सकती हो? समस्तिका जल्दी से बोली, एक किस ले लीजिए, इससे ज्यादा तो अब मैं आपको और कुछ नहीं दे सकती, मैं खुद बीमार हूँ। समस्तिका की बात सुनकर आगाज जल्दी से बोला, इससे ज्यादा का ऑफर नहीं है क्या? समस्तिका ने अपना सर नाम में हिलाया तो आगाज ने अपना गाल आगे कर दिया। समस्तिका ने तुरंत उसके गाल को चूम लिया। आगाज ने मुस्कुराते हुए अब अपना दूसरा गाल आगे किया तो समस्तिका ने उसे घूरते हुए देखा और बोली, लेकिन ऑफर तो बस एक किस का था। आगाज जल्दी से बोला, जल्दी से किस कर दो, वरना वहां किस करूंगा जहां पर बात से किस करने से नहीं बनेगी, फिर खुद कहती फिरोगी, आई वॉन्ट यू चौहान साहब, बस अब और देर मत कीजिए, बना लीजिए मुझे अपना, मुझे खुद में समेट कर खुद मेरे अंदर सिमट जाइए। उसकी बात सुनकर समस्तिका के होश उड़ गए। आगाज ने जिस अदा से ये बात कही थी वो सच में देखने लायक था। समस्तिका का चेहरा शर्म से लाल हो चुका था और आगाज उसे देखते हुए हंस रहा था। वो अपनी परी को परेशान करना चाहता था, लेकिन इतना ज्यादा नहीं, इसलिए अब मुस्कुराते हुए वो वॉशरूम से बाहर आ गया और उसके जाने के बाद समस्तिका भी मुस्कुराने लगी। आगाज ने बाहर आकर अपने कपड़े बदले, क्योंकि अब तक उसके कपड़े पूरे भीग चुके थे। कपड़े बदलने के बाद नीचे हॉल में आया तो देखा आस्तिक स्कूल से आ चुका था। आस्तिक उसे देखते ही भागा भागा उसके पास आया और अगले ही पल उसके पैरों से लिपट गया। आकाश उसे लेकर सोफे की तरफ बैठ गया और उससे बातें करने लगा। आस्तिक एक्साइटेड होकर बोला, माँ कहाँ है डैड? मुझे माँ से मिलना है, उनकी तबीयत सही हो गई ना? आकाश मुस्कुराते हुए बोला, हाँ अब आपकी माँ बिल्कुल ठीक है, अब उन्हें कुछ नहीं होगा, आप उनसे मिल भी सकते हैं, लेकिन पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे। आकाश की बात सुनकर आस्तिक जल्दी से बोला, ऑफ कोर्स डैड, मैं उन्हें परेशान नहीं करता हूँ, वो तो आप हो जो उन्हें परेशान करते हो, मैंने तो आज तक कभी माँ को परेशान किया ही नहीं। उसकी बात सुनकर आकाश ने उसे घूर कर देखा। आस्तिक उसकी घूरती हुई नजरें खुद पर पाकर हंसने लगा। वैष्णवी जी वहां पर आई और बोली, पहले मुझे डर था कि कहीं हमारा आस्तिक समस्तिका पर ना चला जाए, जैसे वो डैडी से भी रहती है वैसे ही हमारा आस्तिक भी डरा सहमा सा ना रहे, लेकिन अब मुझे इस बात की तसल्ली हो गई कि वो बिल्कुल तुम पर जाएगा, अब मुझे उसकी कोई टेंशन नहीं। आकाश ने मुंह बनाते हुए उनकी तरफ देखा, चाहता तो वो भी यही था और इस बारे में वो समस्तिका से डिस्कस भी कर रहा था, लेकिन अब उसने बस आस्तिक को देखते हुए मुंह बनाया हुआ था। तभी अचानक से आकाश का फोन बजने लगा। उसने फोन की तरफ देखा तो तरुण का कॉल आ रहा था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया और बात करते हुए बाहर की तरफ चला गया।
आस्तिक वैष्णवी जी की तरफ देखते हुए बोला, क्या मैं माँ से मिला हूँ दादी? वैष्णवी जी ने ऊपर शमस्तिका के रूम की तरफ देखा और बोली, अभी नहीं, तुम थोड़ी देर नीचे ही रुको, अभी समस्तिका नीचे आती होगी, शायद वो रेस्ट कर रही होगी या फिर वॉशरूम वगैरह में होगी, वरना वो खुद ऊपर रहने वालों में से नहीं है। आस्तिक मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं दादी, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा, तब तक मैं चेंज करके आता हूँ। ये बोलकर वो जल्दी से रूम में भाग गया और वैष्णवी जी ने एक सर्वेंट को उसके पीछे पीछे भेजा ताकि वो उसकी हेल्प कर सके। वहीं दूसरी तरफ आकाश फोन पर बात करते हुए बाहर गार्डन एरिया की तरफ आ गया था। तभी तरुण ने उसे बताया कि रजत मल्होत्रा एक बार फिर से उससे पंगे लेने की कोशिश कर रहा है। वो सिर्फ चौहान इंडस्ट्रीज की डील्स पर ही नजर नहीं रख रहा है, बल्कि उनके शेयर्स के साथ भी गड़बड़ करने की कोशिश कर रहा है। आगाज बैंक से मुस्कुराया और बोला, आज तक मैंने इस साले को सीरियस नहीं लिया, लेकिन अब लगता है कि साले साहब को सीरियस लेना पड़ेगा। तरुण हैरान हुआ। आगाज ने रजत को साला कहा है, ये नॉर्मल था, लेकिन साले साहब कहा है, ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। आगाज एक बार फिर से बोला, एक काम करो, अब जैसा मैं तुम्हें कहता हूँ बस वैसा वैसा करते जाओ, फिर देखो तमाशा कैसे खिलाड़ियों के सामने ही मैं खेल को पलटता हूँ। उसकी बात सुनते हुए तरुण चौंक गया था। वो अब इंतजार करने लगा आगाज की बात का, और जब आगाज ने उसे अपनी बात सुनाई तो उसकी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वो जल्दी से बोला, क्या आप सच में ऐसा करना चाहते हैं बॉस? आगाज ने सरकेस्टली पूछा, क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो बताओ। वरुण जल्दी से बोला, नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा जैसा आपने कहा है। ये बोलकर उसने तुरंत कॉल कट कर दिया था और आगाज अब अपने फोन की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था।